यह कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के घने जंगलों के बीच बसे उस गांव की है जहां वक्त की रफ्तार थम सी गई है। सेमरपारा नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं, राज भी दबे हुए हैं। सेमरपारा की सरहद में कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। 12 साल बाद जब मैं बस से उतरा तो धूल भरी सड़क पर सन्नाटा पसरा था। शहर की भीड़ भाड़, वो टूटती शादियां, वो कागजी रिश्ते, सब पीछे छूट गए थे। लेकिन यहाँ जो सामने था वो और भी डरावना था। गांव के बरगद के नीचे बैठे बुजुर्गों ने मुझे देखा, पर किसी की आंखों में पहचान की चमक नहीं थी। उनकी पथराई आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये वही है? मां दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर ममता की जगह खौफ की लकीरें थीं। जब मैंने उसे छूना चाहा तो वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसने पीछे हटते हुए बस इतना कहा, नाम मत ले, सूरज डूब रहा है और अंधेरे में नाम पुकारने से साया अपना हक मांगने लगता है। उस रात आंगन में सन्नाटा नहीं, एक भारीपन था। दरवाजे पर बंधे नीम के पत्ते और उल्टा घड़ा महज अंधविश्वास नहीं लग रहे थे। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगली मेरे पैरों की लंबाई नाप रही है। मैं झटके से उठा, पर वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर बिछी राख में एक लंबी सफेद लकीर खिंची थी, जैसे किसी ने नाप लिया हो कि इस शरीर को कितनी बड़ी कब्र चाहिए। अगली सुबह का सूरज और भी खौफनाक सच लेकर आया। पंचायत घर में मुझे वो कागज दिखाया गया जिसने मेरे अस्तित्व की नींव हिला दी। सरकारी मुहर लगी थी, मेरा नाम लिखा था और मृत्यु की तारीख थी 3 दिन पहले। सबसे डरावना था उस पर लगा अंगूठे का निशान। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे दाहिने हाथ का है। बैगा गुरु, जिसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं पर जो सब कुछ देख सकता था, उसने मुझे पास बुलाया। उसने एक नींबू काटा जिसके भीतर से लोहे की कील और इंसानी बाल निकले। उसने गरजते हुए कहा, तू वो मुसाफिर है जो अपनी ही अर्थी पर कंधा देने आया है। ये शरीर तेरा है, पर इसमें जो धड़क रहा है वो तेरी यादें नहीं, किसी और का लालच है। उस रात मैंने वो किया जो गांव में वर्जित था। मैंने कमरे के कोने में छिपा आईना निकाला। जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, मेरा चेहरा तो मेरा ही था, लेकिन मेरी आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही थीं। आईने के भीतर का मैं हाथ उठा रहा था, जबकि मेरा असली हाथ नीचे था। वो साया धीरे से मुस्कुराया और आईने के भीतर से ठंडी फुसफुसाहट आई। मेला खत्म हुआ, अब ये खाल मुझे सौंप दे। बैगा गुरु ने फिर असली सच की परतें खोलीं। गांव में अकाल पड़ा था और मुझे वापस बुलाने के लिए आवाहन किया गया था। गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा टोना किया था जिससे मेरी आत्मा खींची चली आए, लेकिन इस बीच कुछ गलत हो गया। आत्मा तो शहर से लौट आई, पर रास्ते के किसी मोड़ पर उसने अपना शरीर खो दिया। अब जो खड़ा था वो बस एक चलता फिरता भ्रम था। अमावस की उस काली रात को पूरा गांव खेतों की ओर चला। बीच खेत में एक चिता सजाई गई। बैगा ने कहा, अगर तू सच में वही है जिसे हम जानते हैं तो आग तुझे जलाएगी। अगर तू सिर्फ एक परछाई है तो आग तुझे रास्ता देगी। मैं जलती चिता के पास खड़ा था। लपटें मेरे चेहरे को चूम रही थीं, पर मुझे गर्मी महसूस नहीं हुई। आग की लपटें मेरे शरीर के आर पार निकल रही थीं, जैसे मैं धुएं का बना हूं। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये वो नहीं है, ये तो बस एक लिबास है। तभी एक धमाके के साथ आईना टूटा और उसमें से एक आकृति निकली। वो हुबहू मेरी तरह थी, पर उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद मेरी अधूरी यादों को यहां तक पहुंचाने के लिए। अब इस शरीर को असली मालिक की जरूरत है। अगली सुबह गांव में उत्सव जैसा माहौल था। मां रसोई में मेरे पसंद के पकवान बना रही थी। लोग मुझे गले लगा रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे। सब कुछ ठीक हो गया था, पर जब दोपहर में मैं कुएं पर पानी पीने गया और नीचे झांका तो पानी की सतह पर मेरा चेहरा नहीं था। वहां एक अजनबी का चेहरा था जिसकी आंखें चीख रही थीं। सेमरपारा का टोना तो सफल हो गया। मेरा शरीर लौट आया, मेरा नाम लौट आया, मेरी मां को उसका बेटा मिल गया। लेकिन उस शरीर के भीतर जो मैं था वो कहां गया? क्या मैं अब भी उस टूटे हुए आईने के किसी टुकड़े में फंसा हूं, या मैं बस एक और मुखौटा बन गया हूं जिसे गांव ने पहन रखा है? उस अजनबी चेहरे का राज और भी गहरा था। जैसे ही मैंने कुएं के पानी में अपनी नई परछाई देखी, मेरा गला सूख गया। वो चेहरा मेरा नहीं था, पर वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बरसों से मुझे जानता हो। सेमरपारा, परछाई का असली चेहरा। मैंने हड़बड़ा कर कुएं से पीछे कदम हटाए। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। मां, जो सुबह बहुत खुश थी, अब मुझे देख तो रही थी, पर उसकी नजरों में एक अजीब सी भूख थी। वो बार बार मेरे पास आकर मेरे कंधे सहलाती और कहती, अब ठीक है, अब तू कहीं नहीं जाएगा। उसके हाथों की छुअन मिट्टी की तरह ठंडी थी। शाम होते होते मुझे एहसास हुआ कि गांव में सिर्फ मैं ही नहीं बदला था। हर घर के बाहर जो उल्टा घड़ा रखा था
अब उसे सीधा कर दिया गया था और उन घड़ों के अंदर से फुसफुसाने जैसी आवाजें आ रही थीं। मैं भागकर बैगा गुरु की कुटिया की ओर गया। मुझे लगा वही बता सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर कुटिया खाली थी। वहां सिर्फ वही नींबू पड़ा था जो उसने काटा था, पर अब वो नींबू काला पड़ चुका था और उससे खून जैसा गाढ़ा तरल रिस रहा था। दीवार पर कोयले से एक लकीर खींची थी और नीचे लिखा था, शरीर मिल गया पर सांसें उधार की हैं। अंधेरे का खेल रात हुई तो गांव में सन्नाटा ऐसा था जैसे सब मर चुके हों। मैं अपने कमरे में था जहां आईना टूट चुका था। तभी कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई पर वहां कोई नहीं था। अचानक फर्श पर पड़ी आईने की एक छोटी सी किरच में मुझे चमक दिखी। मैंने उसे उठाया। उस छोटे से टुकड़े में मुझे अपना असली चेहरा दिखा, वही जो मैं 12 साल तक शहर में लेकर घूमता रहा। वो चेहरा रो रहा था। आईने के उस छोटे से टुकड़े के भीतर मैं कैद था और बाहर जो खड़ा था यानी मैं, वो सिर्फ एक चलता फिरता ढांचा था जिसे गांव के टोने ने बनाया था। असली टोना। गांव का राज। मैं बाहर निकला और चुपके से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां गांव के सारे बुजुर्ग जमा थे। उनके बीच में बैगा गुरु नहीं बल्कि मेरी मां बैठी थी। वे सब एक मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने सुना कि मां कह रही थी, तारांकन, इसका मांस अब पकने लगा है। शहर की गंदगी धुल गई है। अब सेमरपारा को नया रक्षक मिलेगा। तब मुझे समझ आया, सेमरपारा में कोई बूढ़ा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वे अपने बच्चों को शहर भेजते थे और जब वे वापस लौटते तो उनके असली शरीर को जलाकर उनकी यादें एक मिट्टी के पुतले में डाल देते थे। जो मेरे साथ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो एक परंपरा थी। वो अजनबी चेहरा जो मुझे कुएं में दिखा था, वो असल में उस पुरखे का था जिसे अब मेरे शरीर में रहना था। मेरा अपना वजूद उस टूटे हुए आईने की किरच में सिमट कर रह गया था। शिश में भागना चाहता था पर मेरे पैर जम गए थे। मेरा शरीर अब मेरा हुक्म नहीं मान रहा था। वो धीरे धीरे मुड़ा और खुद ब खुद वापस घर की ओर चलने लगा। मैं अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी की तरह चीख रहा था पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मां ने हाथ में वही लाल धागा लिया और मेरे गले में बांध दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, तारांकन, स्वागत है दादाजी। बहुत दिन लगा दिए लौटने में। आज की हकीकत, आज मैं सेमरपारा के उसी आंगन में बैठा हूं। शहर की यादें धुंधली हो चुकी हैं। लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, मां मुझे खाना खिलाती है, सब कुछ सामान्य है। पर जब भी मैं किसी आईने के पास से गुजरता हूं, मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आईने में देखा तो वो छोटा सा टुकड़ा जिसमें असली मैं कैद हूं, मुझसे अपनी जिंदगी वापस मांगेगा। और इस शरीर के अंदर बैठा वो पुरखा कभी हार नहीं मानेगा। सेमरपारा में कभी आईना बाहर नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो ये भी बता देता है कि शरीर के मालिक आप हैं या कोई और। आईने की उस छोटी सी किरच में कैद असली में हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर पल मौके की तलाश में रहता। सेमरपारा की गलियों में घूमता हुआ मेरा ये नया शरीर तो बस एक कठपुतली था जिसे गांव की रस्मों ने धागों से बांध रखा था। पर उस शरीर के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। उस दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। बिजली कड़कती तो पूरा आंगन सफेद रोशनी से भर जाता। मां ने मुझे कमरे में बैठने को कहा था, पर मेरे अंदर जो कैद असली मैं था, उसे महसूस हो रहा था कि बारिश का पानी टोने के बंधन को कमजोर कर रहा है। मिट्टी गीली हो रही थी और दरवाजे पर बंधा वो लाल धागा जो पुरखे की रूह को मुझ में बांधे हुए था, धीरे धीरे गलने लगा था। मैंने वो आईने की किरच अपनी जेब में छिपा रखी थी। अचानक वो किरच गर्म होने लगी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। मुझे शहर के वो पल याद आने लगे, नौकरी की थकान, शादी की वो आखिरी बहस और गांव लौटने का फैसला। वो यादें ही मेरी ताकत थीं। पुरखे की रूह को सिर्फ यादों से ही हराया जा सकता था, क्योंकि रूहों के पास अपना कोई कल नहीं होता। मैं लड़खड़ाते हुए कुएं की तरफ भागा। बारिश की वजह से गांव वाले अपने घरों में दुबके थे। कुएं का पानी ऊपर तक आ गया था। मैंने अपनी जेब से वो किरच निकाली और उसे अपनी हथेली पर जोर से दबाया। खून की एक बूंद उस कांच पर गिरी। अदृश्य युद्ध। तभी मेरे कानों में एक चीख गूंजी। ये चीख मेरे शरीर के भीतर से आ रही थी। वो पुरखा जो मेरे मांस और हड्डियों पर कब्जा किए बैठा था, अब छटपटा रहा था। मेरा दाहिना हाथ अपने आप मेरे गले को दबाने लगा। मेरा शरीर खुद को ही मारना चाहता था ताकि वो कैद मैं कभी बाहर ना आ सकूं। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस आईने की किरच को कुएं के पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो टुकड़ा पानी की गहराई में गया, एक जोरदार धमाका हुआ। कुएं का पानी आसमान की तरफ उछला, जैसे किसी ने पाताल का दरवाजा खोल दिया हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं हवा में तैर रहा हूं। फिर सब कुछ काला हो गया। चेहरा वापस मिला। जब मेरी आंख खुली तो मैं कुएं के पास कीचड़ में पड़ा था। बारिश थम चुकी थी।
सुबह की पहली किरण सेमरपारा के पेड़ों को छू रही थी। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने मुझे कोड़ों से पीटा हो। मैंने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ। हड्डियां वैसी ही थीं, पर कुछ बदल गया था। मैं उठकर सीधा मां के पास गया। वो तुलसी के पास दिया जला रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके हाथ से दिया गिर गया। उसकी आंखों में वो खौफ वापस आ गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू फिर से वापस आ गया? मैं समझ गया, टोना टूट चुका था। पुरखे की रूह वापस मिट्टी में मिल गई थी और मैं अपनी असली पहचान के साथ लौट आया था। पर गांव की नजरों में मैं अब एक अशुभ चीज था जिसे मर जाना चाहिए था। आखिरी विदाई उस रात मैंने गांव छोड़ दिया, बिना किसी को बताए, बिना अपना सामान लिए। बस स्टैंड की ओर जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। सेमरपारा के हर घर की खिड़की पर एक चेहरा था जो मुझे नफरत से देख रहा था। उन्होंने जिसे बुलाया था वो मैं नहीं था। उन्होंने तो अपनी पुरानी यादों और रस्मों को बुलाया था। बस में बैठते ही मैंने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। चेहरा तो मेरा ही था, पर एक चीज अब भी अजीब थी। आईने में दिखने वाला मेरा प्रतिबिंब अब कभी मुस्कुराता नहीं था। मेरी परछाई हमेशा पत्थर की तरह ठंडी और स्थिर रहती थी। अब मैं शहर में हूं, फिर से नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर अब मैं कभी किसी आईने के सामने ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं किसी कोने में वो पुरखा अब भी मेरा इंतजार न कर रहा हो। सेमरपारा के लोग आज भी कहते हैं, अगर अपनी रूह बचानी है तो कभी उस जगह मत लौटना जहां तुम्हारी अर्थी पहले ही सजाई जा चुकी हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस डरावनी यात्रा को यहीं विराम दूं, या आप किसी और गांव की ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे?